जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो ना काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है पॉलिटिकल साइंस के सभी छात्र और छात्राओं के लिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपके पूरे YouTube पर ढूंढने से नहीं मिलेगा। पूरा एग्जैक्ट पेपर को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। सबसे पहले हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। सभी सवाल इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाने योग्य हैं, तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करना है, पूरा वॉच करना है, ठीक है। आइए, और ज़्यादा नहीं इस वीडियोस के लिए, क्योंकि आप लोग देखोगे पॉलिटिकल साइंस पे पूरे यूट्यूब पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है और मैं इस पर अगर मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे बस कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, 200 लाइक्स चाहिए। तो आप लोग अपने क्लास की शुरुआत एक लाइक से कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। पहले सवाल में बोला गया है कि ग्लास नोट्स व पेरोस्ट्राइका के नियम किसने दिया था। तो ये नियम दिया था गोर्बाचोव ने। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। इसमें कहा है बोल्शेविक क्रांति कहाँ पर हुई थी। तो ये बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी वो रूस में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मिखाइल गोर्बाचोव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने थे। तो ये जो महासचिव बने थे ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1985 में बने थे। कब बने थे? 1985 में बने थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे। कहा गया है कि आसियान की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। इसमें कहा गया है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। तो यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1993 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में। कहा गया है निम्न में से कौन आसियान सदस्य नहीं है। भूटान, सिंगापुर, फिलीपींस या फिर थाईलैंड। तो कौन इसमें से नहीं है वो आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका भूटान। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी। तो ये भेजी गई थी 1987 में। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूर्व की ओर देखो की नीति का आरंभ किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह राव ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 पे। कहा गया ताशकंद समझौता कब हुआ था। तो ताशकंद समझौता जो हुआ 10 जनवरी 1966 को हुआ था। कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को हुआ था। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक परिषद में कितने सदस्य हैं। तो ये हैं 54 सदस्य हैं। कितने हैं? 54 सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है एमनिस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है। तो देखिए, एमनिस्टी इंटरनेशनल का जो संबंध है वो मानव अधिकार से है। किससे है? मानव अधिकार से है। अगले सवाल में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे। कहा गया है कि सोवियत संघ का अमेरिका ने परमाणु अप्रसार संधि पर कब हस्ताक्षर किया। तो ये किया है 1968 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में। कहा गया विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं। तो ये मनाते हैं हम लोग 5 जून को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। कहा गया है कि झारखंड में पानन वन प्रांत को किस नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग उत्तरधान और सरना के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। कहा गया है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो ये होता था रेशम मार्ग से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में। कहा गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब किया गया था। तो सही जवाब हो जाएगा 1953 में। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में। कहा गया है कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे। तो ये किया था राजा हरि सिंह ने। किसने किया था? राजा हरि सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 में। कहा गया है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था। तो ये थे मौलाना आज़ाद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में। कहा गया है कि पहली लोकसभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल का नेता कौन है। तो पहली लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का जो नेता था वो था स्वतंत्र पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। कहा गया किस राजनीतिक दल ने 1957 में केरल में अपनी सरकार बनाई। राइट आंसर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने।
देखिए दोस्तों, हमने आपके लिए जो है ई बुक बनाया था, आप लगभग सभी बच्चों ने ले लिया है उसको और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, वो जो ई बुक था वो आपका PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें मैंने 8 साल के क्वेश्चन का निचोड़ दिया है। यानी कि 8 साल के क्वेश्चन तो बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे वही मैंने शामिल किया है। उसके बाद मैंने उसमें दिया था मॉडल पेपर, जितने भी मॉडल पेपर थे 4 से 5 साल के मॉडल पेपर, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट थे उसको शामिल कर दिया। यानी अगर आपके पास ई बुक है, अगर आप ई बुक से ई बुक्स भी पढ़ाई कर रहे हो, तो यानी आपके पास PYQ आपको नहीं देखना है, मॉडल पेपर आपको नहीं देखना है, ये दोनों उसमें कवर हो गया। ठीक है। और रहे बचे कुछ सवाल आपके NCERT बुक से, तो वो आपके वीडियोस के माध्यम से और अलग से जो एक प्राइवेट ग्रुप मैंने बना के दिया था उसको आप लोग ज्वाइन करके रखे हो, वहाँ पर जो है आप लोग का 1 जनवरी से मिलने लगेगा। ध्यान रखिए, सभी जो लिए हैं इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँ, जो लोग हमारा ई बुक लिए हैं, चाहे आप 1 ई बुक लिए हैं चाहे आप 2 लिए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आप ई बुक लिए हैं तो आप प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन करोगे। ठीक है। तो प्राइवेट ग्रुप में 1 तारीख से जो है आप लोगों का 1 जनवरी से एक विशेष पढ़ाई, एक विशेष नोट्स वहाँ पे भी मिलने लगेगा, जो बिल्कुल फ्री होगा। ठीक है। और बहुत कुछ आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ, बहुत इतना कम में कोई नहीं करेगा जितना मैं आप लोगों के लिए करके दे रहा हूँ। ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है, अच्छे से तैयारी कीजिए आप लोग। जनधन योजना किस वर्ष लागू हुआ था आपको बतानी है। तो देखिए, जनधन योजना जो है ये लागू हुआ था आपका 2014 में। और जिसका भी इंग्लिश स्कोर है वो मैं बता देना चाहता हूँ, जिसका भी इंग्लिश स्कोर है, इंग्लिश स्कोर में मैंने क्या किया है, 1 लाइनर बना दिया है बहुत का। एक तो ऑब्जेक्टिव का बना दिया है, राइटिंग स्किल्स का बना दिया है, उसमें ग्रामर सेक्शन का भी आपका 1 लाइनर बना दिया है। ठीक है। 1 लाइनर का मतलब होता है डायरेक्ट आंसर, जैसे कि ये क्वेश्चन है और इसका जैसे कि इंग्लिश में क्वेश्चन है ना, तो इसका मैंने हिंदी कर दिया यहाँ पर ताकि आपको समझ में आए। ऐसा बुक आपको पूरे मार्केट में नहीं मिलेगा कि क्वेश्चन दे करके हिंदी ट्रांसलेट कर देगा और उत्तर दे करके उसका भी हिंदी लिख देगा, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। एक बार पढ़ोगे बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो इंग्लिश स्कोर के जो भी छात्र हैं वो वाला आप लोग देख लीजिएगा। इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो भी बना दिया, उसको जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है। जनधन योजना किस वर्ष लागू हुआ था आपको बताना है, तो मैंने बता दिया 2014 में। आइए अगले सवाल, भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को जो कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेगा आपसे। नेक्स्ट आते हैं आपका 23, नीति आयोग का गठन कब हुआ था। देखिए, नीति आयोग का जो गठन हुआ था ये हुआ था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन का गठन किया था। तो ये क्या था, इंडियन नेशनल आर्मी का। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में, कहा गया है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रथम बैठक कहाँ पे हुई थी। तो ये हुई थी आपका बेलग्रेड में। कहाँ पे हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 में, कहा गया जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया। तो ये दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, और जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 में, कहा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल लागू किया गया था। तो ये लागू किया गया था अनुच्छेद 352 के तहत। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है देशी रियासतों को दिया जाने वाला प्रीवी पर्स किस वर्ष समाप्त कर दिया गया। तो ये जो समाप्त कर दिया गया था ये किया गया था 1971 में। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 29 में, कहा गया शिवसेना किस राज्य से सक्रिय है। अब ये शिवसेना जो है वो कौन से राज्य में, सबको पता है, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया मंडल आयोग की सिफारिश को 1990 में किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था। तो कौन से प्रधानमंत्री ने लागू किया था ये आपको बतानी है। तो ये लागू किया था VP सिंह ने। किसने किया था, VP सिंह ने लागू किया था। ठीक है। अब आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पे। ठीक है। तो फिर से मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूँ, जो लोग ई बुक लिए हैं वो प्राइवेट ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वैसे लगभग मैंने सबको लिंक भेजा था और सब ने उसको ज्वाइन कर ही लिया है। ठीक है। तो आप लोग जो है प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, और जो लोग अभी तक ई बुक नहीं लिए हैं वो जल्दी से ई बुक ले लीजिएगा, क्योंकि 15 जनवरी के बाद ई बुक से पढ़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और हाँ, आप बोलोगे कि भैया जब हमने बुक ले लिया है, मार्केट से मैंने बुक ले लिया है, एक वर्मा का बुक आया है, बहुत ही अच्छा बुक है, मैंने देखा है, आप ले सकते हो उसको। और वर्मा की बुक पे भी मैं काम कर रहा हूँ, उसके 1 लाइनर को मैं बना रहा हूँ। अब बहुत जल्दी 1 लाइनर जब बन जाएगा उसके, तो वो भी मैं प्रोवाइड आप लोगों को करवाऊँगा। तो आप लोग जो मार्केट से जो भी बुक लिए हो ना, तो उसके लैंग्वेज, ये जो लैंग्वेज है, आप इस लैंग्वेज को देख रहे हो मार्शल योजना, और मेरे ई बुक का लैंग्वेज को देखोगे, दोनों में अंतर होगा। अगर आपको ये वाला याद नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि बहुत टफ है, तो आप ई बुक से याद करो। बात समझ में आई। ई बुक में तो सब PYQ है। ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं। तो वही चीज़ है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। लैंग्वेज में दोनों का फ़र्क है, इसलिए मैंने ई बुक बनाया था और इतने कम
कम चीज़ों में आपको मैं दे रहा हूँ ताकि आप लोग के पास रहे। आप इससे याद नहीं कर सक रहे हो तो उससे याद करो, उससे याद नहीं कर सक रहे हो तो बुक से याद करो, यानी दोनों तरफ से तालमेल बनाकर आपको चलना है, ठीक है। मार्शल योजना क्या थी? तो देखिए, मार्शल योजना अमेरिका के विदेश मंत्री जॉर्ज मार्शल के नाम पर, ठीक है, जॉर्ज मार्शल के नाम पर प्रसिद्ध योजना थी, जिसके अंतर्गत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों की आर्थिक सहायता की गई, जिससे पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था का तीव्र विकास हुआ। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। फरक्का समझौता कब और किन देशों के बीच हुआ था? फरक्का समझौता 6 नवंबर 1977 को भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। नेक्स्ट आते हैं, संयुक्त राष्ट्र को 2 कार्य आपको लिखना था। देखिए, विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के बीच होने वाले अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विभिन्न देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो गया। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 34 पे। कहा गया है कि तीसरा विश्व किसे कहते हैं? तो तीसरा विश्व उन विकासशील देशों के समूह को कहा जाता है जो औपनिवेशिक शोषण, दमन और गरीबी से ग्रस्त रहे, जैसे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का देश होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 में। कहा गया है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 23 दिसंबर 1953 को हुआ था और इसके अध्यक्ष फजल अली थे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। कहा गया है गुट निरपेक्ष आंदोलन का क्या अर्थ है? गुट निरपेक्ष आंदोलन का अर्थ है 2 महाशक्तियों का गुटों से अलग रहकर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, एक दलीय व्यवस्था क्या है? देखिए दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे आप देखो कोई यूट्यूबर लोग को कि भले उसके बाद डिजिटल बोर्ड है, खड़े होकर के पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर टाइम आपको ज़्यादा लगता है, ठीक है। मैं भी चाहूँगा तो भाड़े पे ले लूँगा, भले मेरे पास नहीं है लेकिन भाड़ा पर अवेलेबल है। चाहूँगा तो वहाँ पे जा कर के मैं वीडियोज़ बना सकता हूँ, आपको अपना फेस दिखा सकता हूँ, 2-3 शायरी बोलूँगा, आपसे गप्पे लाऊँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। एक जो वीडियो मैं 15 मिनट में आपको ख़त्म कर सकता हूँ ना, वो आपका जो अंत 2 घंटा का वीडियो बन जाएगा। ये पूरा जो आप समझ रहे हो, पूरा ऑब्जेक्टिव, पूरा सब्जेक्टिव का पेपर का सॉल्यूशन कराने में 2 घंटा से कम नहीं लगेगा, गप्पे मार करके। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग का समय बर्बाद हो, तो बहुत कीमती समय है, इतना मैं आप लोगों के लिए सोचता हूँ, तो कम से कम वीडियो को लाइक शेयर दबा कर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो एक दलीय व्यवस्था आप लोग यहाँ देख लिए हैं। किसी देश में एक ही दल के शासन करता है और अन्य दलों को राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की स्वतंत्रता नहीं होती है, तो उसे एक दलीय व्यवस्था कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 38 में। प्रेस सेंसरशिप क्या है? जब सरकार के द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी जाती है और समाचारों के प्रकाशन से पहले सरकारी अनुमति आवश्यक होती है, तो इसे प्रेस सेंसरशिप कहा जाता है, ठीक है। यानी सरकार के बिना वो कुछ भी छाप नहीं सकता है। शीत युद्ध के दौर में भारत और रूस के संबंधों पर प्रकाश डालें। शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ, ठीक है, याद रखिएगा, शीत युद्ध के दौरान भारत और जो सोवियत संघ थे, तो भारत और सोवियत संघ के संबंध घनिष्ठ थे। आर्थिक क्षेत्र में सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कई परियोजनाओं में सहयोग दिया। राजनीतिक रूप से कश्मीर के मुद्दे पर सोवियत संघ ने भारत का समर्थन किया। सैन्य क्षेत्र में भी भारत को रक्षा उपकरणों में सहायता मिली। सांस्कृतिक क्षेत्र में दोनों देशों के बीच साहित्य, कला और फिल्मों का आदान प्रदान हुआ है, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। इसमें कहा गया है कि सार्क की स्थापना के क्या उद्देश्य थे? तो सार्क की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण के लिए काम करना तथा उनके जीवन स्तर को सुधारना, ठीक है। दूसरा है आपका दक्षिण एशिया क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक उन्नति को बढ़ावा देना। दक्षिण एशिया के देशों में सामूहिक आत्मनिर्भरता और आपसी सहयोग को प्रोत्साहित करना। आपसी समस्याओं को पारस्परिक विश्वास, सद्भाव तथा सहयोग की भावना से हल करना। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए कहा गया है कि विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव क्या है, इसमें कौन कौन से घटक हैं? देखिए, विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव का अर्थ है विश्व के विभिन्न भागों का आपस में निकट रूप से जुड़ जाना। संचार साधनों के विकास, विशेषकर टेलीफोन, टेलीविज़न और इंटरनेट ने इस जुड़ाव को और अधिक तीव्र कर दिया है। इसके प्रमुख घटक हैं जैसे विचार, वस्तु, पूंजी और लोगों की आवाजाही। आज के विश्व के भाग की घटनाओं का प्रभाव दूसरे भागों पर भी पड़ता है और एक राष्ट्रीय सीमाएं कम महत्वपूर्ण हो गई है, और राष्ट्रीय सीमाएं जो है वो कम महत्वपूर्ण हो गई है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ना, विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव, मतलब इससे क्या हुआ है ना कि लोग एक दूसरे से जुड़ते चले गए टेलीफोन, टेलीविज़न के जरिए से। तो अब जो है उसका बॉर्डर कोई मायने नहीं रखता है देश का, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 42 में। कहा गया है कि मोलोटोव योजना क्या था? मोलोटोव योजना का क्या उद्देश्य? इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। मोलोटोव योजना सोवियत संघ के विदेश मंत्री मोलोटोव द्वारा प्रस्तुत की गई योजना थी। इसका मुख्य उद्देश्य पूर्वी यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता देकर उनके आर्थिक पुनर्निर्माण में सहयोग करना था, ताकि वे पश्चिमी प्रभाव से सुरक्षित रह सके, यानी कि उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करना था।
क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन के कारणों का उल्लेख करें। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। कौन कौन थे देखिए। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में राज्यों का पुनर्गठन को भाषा के आधार पर करने की मांग स्वीकार की गई। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न भाषाई और सांस्कृतिक आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता महसूस हुई। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश आंदोलन जैसे जन आंदोलन के कारण प्रशासनिक सुविधा और जन भावनाओं को ध्यान में रखकर पुनर्गठन आवश्यक हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 44 में। हरित क्रांति क्या है, इसे क्यों लागू किया गया और इससे किसानों को कैसे लाभ पहुंचा, संक्षेप में व्याख्या करें। देखिए, हरित क्रांति कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई और मशीनों के प्रयोग को कहते हैं। इसे इसलिए लागू किया गया ताकि खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाया जा सके और देश को खाद्य संकट से बाहर निकाला जा सके। इससे किसानों को लाभ ये हुआ कि गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ा, किसानों की आय में वृद्धि हुई और जीवन स्तर में क्या हो गया, सुधार हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 45। कहा गया 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट का क्या अर्थ है। सिंडिकेट ने कांग्रेस पार्टी में क्या भूमिका निभाई। देखिए, सिंडिकेट कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के एक समूह को कहा जाता था जो संगठन और सत्ता पर नियंत्रण रखता था। इस समूह में कामराज, नीलम, संजीव रेड्डी, अतुल्य घोष और एक के पाटिल जैसे नेता जो है वो शामिल थे। सिंडिकेट ने प्रधानमंत्री के चयन और पार्टी की नीतियों को प्रभावित किया। बाद में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के विभाजन के बाद सिंडिकेट का प्रभाव समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 46 में। कहा गया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है, इसके क्या परिणाम सामने आए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार जून 1984 में भारतीय सेना द्वारा अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में चलाया गया सैन्य अभियान था। इसका उद्देश्य उग्रवादी गतिविधियों को समाप्त करना था। इसके परिणाम स्वरूप भारी जनहानि हुई, स्वर्ण मंदिर को क्षति पहुंची और देश में राजनीतिक तथा सामाजिक तनाव बढ़ गया। इसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 के दंगे भी इसके गंभीर परिणाम हुए। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। सुरक्षा परिषद के संगठन एवं कार्यों का वर्णन करें। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका के समान है। इसके 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। शेष 10 सदस्य महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। सुरक्षा परिषद के जो प्रमुख कार्य हैं वो निम्नलिखित हैं। विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना और तथा शांति के लिए खतरा बनने वाले मामलों पर विचार करना। दूसरा है किसी भी देश द्वारा प्रस्तुत विवाद या शिकायत पर विचार कर निर्णय लेना। अपने निर्णय को लागू कराने के लिए आर्थिक प्रतिबंध या फिर सैन्य कार्रवाई करना। ठीक है। महासभा के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 48। इसमें कहा गया सुरक्षा के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं, उनमें प्रत्येक की संक्षिप्त व्याख्या करें। चलिए देखते हैं। सुरक्षा के पारंपरिक तरीके वे उपाय हैं जिनके द्वारा राष्ट्र अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इसके प्रमुख तरीके निम्नलिखित हैं। पहला, निरस्त्रीकरण। निरस्त्रीकरण का अर्थ होता है हथियारों में कमी लाना या उनका पूर्ण रूप से त्याग करना। 1972 के जैविक हथियार संधि और 1992 की रासायनिक हथियार संधि इसके उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग अस्त्र नियंत्रण। अस्त्र नियंत्रण के अंतर्गत हथियारों की संख्या और उनके उपयोग को नियंत्रित करने के लिए समझौते किए जाते हैं ताकि युद्ध की संभावना कम हो। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 में। कहा गया है कि विश्वास की बहाली। इसमें देशों के बीच आपसी विश्वास बढ़ाने के उपाय किए जाते हैं, जैसे सैन्य गतिविधियों की सूचना देना और संवाद बनाए रखना, जिससे संघर्ष की संभावना घटे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 49। कहा गया मूलवासी से क्या अभिप्राय है, इनकी मुख्य मांगे एवं अधिकार क्या हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मूलवासी वे लोग होते हैं जो किसी क्षेत्र में प्राचीन काल से निवास करते आए हैं और जिनकी अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक भाषा और परंपराएं होती है। मूलवासियों की मुख्य मांगे एवं अधिकार निम्नलिखित हैं। उन्हें राजनीतिक व्यवस्था में मूलवासी समुदाय के रूप में मान्यता दी जाए। अन्य जातियों और वर्गों के समान अधिकार और समानता प्रदान की जाए। उनकी सांस्कृतिक भाषा और पहचान की रक्षा की जाए तथा आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाए। जिस भूमि और संसाधनों पर वे परंपरागत रूप से रहते हैं उन पर उनका अधिकार स्वीकार किया जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। भारत में नक्सलवादी आंदोलन पर एक निबंध आपको लिखना है। देखिए, नंबर 1,
नक्सलवादी आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आप लोग इसके बारे में लिखोगे पहले। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में नक्सलवाड़ी पुलिस थाने के अंतर्गत 1967 में किसान विद्रोह से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। इस विद्रोह की अगुवाई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने की। नक्सलवाड़ी से शुरू हुआ यह आंदोलन धीरे धीरे भारत के कई राज्यों में फैल गया और इसे नक्सलवादी आंदोलन कहा जाने लगा। नेक्स्ट आते हैं सीपीआई से अलग होना और गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाना। 1969 में नक्सलवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हो गए और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। इस दल का विचार था कि भारत में लोकतंत्र एक छलावा है, इसलिए क्रांति के लिए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई जानी चाहिए। नेक्स्ट है कार्यक्रम। नक्सलवादी आंदोलन जमीनी असमानता, भूमि वितरण की समस्या और गरीब किसानों आदिवासियों के शोषण के विरुद्ध था। आंदोलन समर्थकों ने राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हिंसक साधनों का समर्थन किया। नक्सलवाद का प्रसार और प्रभाव। 1970 के दशक के अंत में 9 राज्यों के लगभग 75 जिले नक्सलवादी हिंसा से प्रभावित हो चुके थे और अभी भी है। ठीक है, यह क्षेत्र प्रायः पिछड़े आदिवासी बहुल इलाके थे जहां गरीबी, शोषण और विकास की कमी थी। नक्सलवादी आंदोलन और सरकार। ठीक है, सरकार ने इसे कानून व्यवस्था की समस्या मानते हुए कठोर कदम उठाए। इससे हिंसा और बढ़ी तथा आंदोलन अन्य क्षेत्रों में फैल गया। नेक्स्ट, सरकार द्वारा की गई सैन्य और पुलिस कार्रवाई में बड़ी संख्या में लोगों की जानें गई। कई आलोचकों का मानना है कि समस्या का समाधान केवल बल प्रयोग संभव नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 51 में कहा गया है कि क्या एक पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर डालता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि झूठ का ज़्यादा आपको टेंशन देना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आपको मन करे तो देख लेना। ठीक है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में ये मत बोलना कि भैया आपने नहीं करवाया, यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। चलो लो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 52 में कहा गया है कि भारत की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना करें। ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। भारत की विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा और विश्व शांति को बढ़ावा देना है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा समर्थन करना, विवादों की शांतिपूर्ण समाधान। ठीक है। दूसरा, विश्व में तनाव कम कर आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देना, परमाणु हथियारों सहित सभी प्रकार के हथियारों की होड़ का विरोध करना, राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नस्लवाद और आतंकवाद का विरोध करना, स्वतंत्रता आंदोलन के लोकतांत्रिक संघर्षों और आत्मनिर्भर के अधिकारों का समर्थन करना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और पंचशील सिद्धांतों को बढ़ावा देना, पड़ोसी देशों और विश्व के सभी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना, देशों के बीच संघर्ष की संभावना कम कर सहयोग और मैत्री को प्रोत्साहित करना, मानवाधिकारों और वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने का प्रयास करना। तो ये था पूरा आपका पेपर का एनालिसिस, जिसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव भी देखा, सब्जेक्टिव भी देखा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। और जो लोग अभी तक हमारे ई बुक को नहीं लिए हैं वो ई बुक को ले लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज भी वन लाइनर बनाया जा रहा है और ये बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। तो अगर आपके पास ये वीडियोज़ 7-8 दिन के बाद पहुँच रही है तो प्लीज़ आप लोग जो है एक बार संपर्क कर लीजिएगा दिए गए नंबर पे। अगर चैप्टर वाइज अगर वन लाइनर बन चुका होगा तो आप लोग को वो भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।